गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आपका जो है अब सेशन आया है कि मैंने कहा भाई सीबीएसई बोर्ड का गैप है 4-5 दिन का, उन गैप पे पूरी फिजिक्स पढ़ा दूं और सब लोग पढ़ें, खूब अच्छे से ध्यान दें और अच्छी चीजें ही आपको दूंगा। मैं आज पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगी, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। देखिएगा सीबीएसई नीट और के लिए भी फिजिक्स है, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक आरंभ है तो चले, मतलब जबरदस्त चलेगा, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है। रिवीजन क्लास है और हाँ रिवीजन क्लास है, बहुत ज्यादा उसमें मत जाइएगा, रिवीजन क्लास है, उसको ध्यान देना आप लोगों को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली टॉपिक स्टार्ट करें जो हमारी फर्स्ट टॉपिक होने वाली है जी। पहला हमारा स्टार्ट में आएगा पहला टॉपिक, हाँ ठीक मिल गया, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसी दो बॉडी को, सुटेबल बॉडी को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। जब हम दो बॉडी को क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर, मान लीजिए है चंगुआ है मंगुआ है, अब इन दोनों को मैंने क्या करना शुरू कर दिया, रब, ठीक है। अब चंगुआ में से इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया साहब, मंगुआ। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ई पॉजिटिव चार्ज, और ई वाला कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसी की बात चल रही है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द रबिंग द सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सिल्क एंड ग्लास ऑफ फेनल एंड एबोनाइट। तो भैया जब इन्होंने रब किया तो देखा कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ रहा है, इसका मतलब ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो रहे हैं, और ये कौन से चार्ज हो, नेगेटिव। Electrons in glass are loosely bounded in than the electron in silk. So when glass and silk are rubbed together, the comparatively loosely bounded electrons from glass get transferred to silk. As a result, glass become positively charged and silk become negatively charged. Electron in fur and lossly, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर रहे हैं, किसमें से लॉस कर रहे हैं भैया, फेनल में से, मतलब फर में से किसमें जा रहे हैं भैया, एबोनाइट में जा रहे हैं। तो एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कौन से चार्ज होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, देखिएगा ध्यान से। वही बातें हुई है कि इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, मुझे हमारे बोर्ड के से कोई मतलब इससे ज्यादा प्रॉपर्टी या चार्ज आ जाए, ठीक है। There exists only two type of charge, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई पूछेगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है वो पॉजिटिवली बॉडी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो कौन सी बॉडी होती है, नेगेटिवली। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, मतलब प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और प्लस प्लस एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान देना है मुझे, चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण चार्ज एडिटिव नेचर, ये किस नेचर का है, एडिटिव, मतलब इसको ऐड किया जाता है। चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज मतलब कोई चीज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, क्वांटाइजेशन का मतलब अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। इसका मतलब ये हो गया, ये अगर हम जाएंगे पेन खरीदने दुकान पे, तो दुकान पे पेन खरीदने जाएंगे तो जानते हैं क्या कहानी होगी, ये कहेंगे कि सर हमको एक पेन दे दीजिए, सर हमको पेन दे दीजिए। वो पूछेंगे कितनी पेन चाहिए, सर हमको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कहेंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे आधी पेन चाहिए, ये भी नहीं बोलेंगे कि हमको हाफ का हाफ भी चाहिए, नहीं, अवेलेबल है किस अमाउंट पे, अवेलेबल है फिक्स अमाउंट पे। उसी प्रकार से जो चार्ज होता है वो भी अवेलेबल होता है फिक्स अमाउंट। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ एक क्या कंडीशन होती है कि मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में होना, ठीक है। मतलब आपकी फंडामेंटल जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन की, वो मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में होगा, तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है बेटा। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस बात को ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन चार्ज exist in discrete packet rather than in continuous amount. It can be expressed in integral multiple fundamental electronic charge. हाँ यही वाला है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। Q इक्वल प्लस माइनस क्या होता है, N प्लस माइनस Q, कहीं चार्ज ज्यादा होता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। जहां लॉस करेगा, जहां गेन करेगा, उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बेटा होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज बेटा होता है, ध्यान देना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। ठीक है, चार्ज इन कंजर्व, चार्ज बेटा कैसे होता है, कंजर्व होता है, मतलब दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कैसे होता है, रिमेन कांस्टेंट। आइए देखा जाए क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, सर आपको बताइए। तो चलिए आइए देखा जाए, बता रहा हूँ आप लोगों को चार्ज ऐसा क्यों होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये बॉडी, इसमें 2 कूलम 3 कूलम माइनस 7 कूलम का चार्ज। दूसरी बॉडी हमारे पास बेटा है 6 कूलम 1 कूलम, और इसमें बताइए यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों बॉडी मिल गया, खूब बढ़िया से जोड़ के बगल में रख दिया। तो मैंने देखा ये 2 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 7 कूलम इक्वल 6 कूलम प्लस 1 कूलम और प्लस x, x कर दो उसको, तो 3 2 5, 5 में से 7 गए बेटा, कितना आ जाएगा, तो माइनस 2 कूलम आ जाएगा। 6 1 7, 7 कूलम प्लस x, 7 कूलम को इधर लाइए, कितना आ जाएगा, माइनस 7 माइनस 2 कूलम इक्वल x, मतलब माइनस 9 कूलम आ जाएगा x की वैल्यू, मतलब इसके जगह कितना हो जाएगा, माइनस 9 कूलम हो जाएगा। सर बताइए इसको कंजर्वेशन क्यों कहते हैं। 3 2 कितना होता है बेटा, 5 होता है, 3 2 कितना होता है 5। थोड़ा सा एक मिनट ध्यान से, 3 2 कितना होता है यहाँ पे 5, और 5 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस 2 कूलम यहाँ बच जाएगा। क्लियर है, इधर बेटा कितना 6 1 7 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे x हो जाएगा। तो 7 जब इधर हम लाएंगे तब, हाँ ठीक है, 7 लाएंगे तो माइनस 9, नहीं एकदम सही, गलत नहीं हुआ, 9 6 1 7, 7 में से 9 गया, कितना बचा माइनस 2, और 3 2 5, 5 में से 7 गया, कितना बचा माइनस 2। इसका मतलब इधर की भी चार्ज माइनस 2 कूलम पूरा, इधर भी चार्ज माइनस 2 कूलम, मतलब कंजर्व हो गया। एक बॉडी दूसरी बॉडी में चार्ज क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे चले, देखें आगे, खूब अच्छे से ध्यान दिया जाए, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, कूलम ला को पढ़ा जाए भाई, कूलम का ला क्या होता है इसको जाना जाए, इसको समझा जाए। तो कूलम ला का क्या होता है, कूलम ने क्या कहा था, सुन लीजिएगा कि 2 चार्ज होंगे, और कैसे चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज होंगे, एक दूसरे के कितने डिस्टेंस पे रखे जाएंगे, r डिस्टेंस पे रखे जाएंगे। अब एक दूसरे को क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस F, और F यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। जब दोनों को बेटा आप कंप्लीट मिलाओगे तो F इक्वल मिल जाएगा Q1, नहीं इक्वल नहीं मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 बाई कितना मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मिलाओगे तो Q1 Q2 बाई r स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको हटाना रहेगा तो यहाँ हटाओगे तो कांस्टेंट k लगाओगे, Q1 Q2 बाई कितना r स्क्वायर, इस k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो आइए इसकी चर्चा करें, इसको देखें, खूब अच्छे से ध्यान दें। चले, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा कितना हो गया हमारा, इसको ध्यान दीजिए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। जब कहीं को एक साथ किया तो कितना आया, J आया बेटा। तो मैं यहाँ लगाया K कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई क्या लगाया, R लगाया। K की वैल्यू बेटा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। हाँ, K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक दो चीजें होती हैं, एक K इक्वल बेटा हमारा होता है, एक K इक्वल सा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फिर K को मैं कहूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, स्पेस की परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन क्या होता है, किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है। याद रखना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, स्पेस की परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन क्या होता है, किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है। ठीक है बेटा, तो देखिए इन वैक्यूम, वैक्यूम के लिए ये होगा मतलब स्पेस के लिए,
और इन मीडियम मीडियम के लिए ये फार्मूला, क्योंकि k इक्वल जो होता है उसको हम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इस एप्सिलॉन r को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, थोड़ा सही रहेगा। रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट, k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये मीडियम का फार्मूला, ये किसका है, वैक्यूम का फार्मूला, दोनों को ध्यान देना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.85, 42 जाने दीजिए, इतना लीजिए, 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है साहब, 8, इसको इतना लिखे जरूर है लेकिन 9 × 10⁹ कहते हैं डायरेक्ट, ये उसके अप्रोक्सीमेट करीब है। 9 × 10⁻ क्या बोलते हैं बेटा, 9 बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी हो जाती है। तो हम चले आगे करें, नेक्स्ट हम चर्चा करें बातें। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इसको, आगे सेलेक्ट करें तब आगे चले। ठीक है, चलिए आगे आइए। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ को किस फॉर्म में कर दिया जाए, वेक्टर। वो कौन सा फॉर्म था, आइए देखा जाए। कूलम्ब लॉ का ये कौन सा फॉर्म था बेटा, चलिए कूलम्ब लॉ का ये जो फॉर्म था बेटा मैग्नीट्यूड वाला था, मतलब F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको न्यूटन, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसके डायरेक्शन देने की जरूरत है, तो आइए डायरेक्शन भी इसको दिया जाए, देखा जाए ध्यान से। डायरेक्शन कैसे मिलेगी, दो रूल होता है। पहला रूल Q1 Q2 अगर बड़ा होगा 0 पे, दूसरा रूल है Q1 Q2 अगर छोटा होगा किससे बेटा, 0 से। ठीक है, Q1 Q2 बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे उस कंडीशन में। अगर Q1 Q2 छोटा होगा इसका मतलब एक माइनस होगा और एक क्या होगा, प्लस होगा, या Q2 माइनस होगा Q1 प्लस होगा। ठीक है, बड़े छोटे का ये मतलब होगा। अगर Q1 Q2 बड़ा, अगर दो नंबर 0 से बड़े हैं इसका मतलब पॉजिटिव है भाई, 0 से बड़े दो नंबर हो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। अगर 0 से छोटे हुए इसका मतलब क्या हुआ, एक कोई नेगेटिव, एक कोई नेगेटिव है, तब मैं कहूंगा, अगर मैं कहूँ +2 एंड -2, इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे साहब कितना आ जाएगा, -4, आगे के लिए आएगा। अगर मैं +2 फिर +2 ले लूं, इनका मल्टीप्लाई कराऊं क्या आएगा, +4 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपकी होती है। ठीक है, आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए इनको हम थोड़ा चर्चा करें, बातें करें, इनसे बेहतर चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ये चार्ज कौन सा है, Q1, ये चार्ज कौन सा है, Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 है। इन पे फोर्स कौन लग रहा है, Q2 लगा रहा है Q1 पे कितना, 12, और Q1 लगा रहा है इस पे बेटा कितना, 21। ठीक है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, दोनों क्या लगा रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अब मैंने कहा F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप क्या बता रहा है, देखिए इतना तो मैग्नीट्यूड है साहब, इतना तो कूलम्ब का भी हमने पढ़ा था, इतना तो मैग्नीट्यूड है, यही तो डायरेक्शन बता रहा है, यही तो डायरेक्शन बता रहा है। कैप ही डायरेक्शन बताता है, कैप जो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भैया हलवा है, ठीक है, लेकिन कलुआ कौन है, ये जो कैप है। अगर यही कैप आप डायरेक्शन नहीं देते तो दिक्कत हो जाए। डायरेक्शन क्या दे रहा है, 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन आ रहा है, 2 से 1 की तरफ, मतलब क्या है कि जो ये फोर्स F12 है, जो F12 है, इसको कौन फोर्स लगा रहा है, 2 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 1 पे, 2 से 1 की ओर, मतलब 2 से 1 की ओर। तो आप पढ़े क्लास 11th में ए कैप इक्वल होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, पढ़ेंगे नहीं सर, हाँ सर पढ़े, कहो पढ़े हैं, हाँ पढ़े, नहीं पढ़े तो यार मर बेटो क्या करियो, पूरा सलिया भर का खाली बेवकूफियत ही होगा, पढ़ना है खूब ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, खूब बढ़िया से भैया, अगर पढ़े होंगे काम चलेगा, खूब बढ़िया नहीं पढ़े होंगे तब वो पास कराऊंगा, यो गारंटी है। चलिए एकदम जान लीजिए बैन है, वो तो जानते हैं हमारे घरों में बता जाना कुछ चलवाने के लिए, 1 2 और इक्वल 1 पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए
एक है क्या, 2 1 वाला। अब 2 1 वाले क्या है, 2 1 वाले का मतलब एक चीज याद रखना, 2 1 इसी की बात मैं कर रहा हूँ, यही मतलब 1/4 पे पूरा आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर होगी, पहला दूसरा डायरेक्शन होगी, पहला दूसरा मतलब r12 का क्या हो जाएगा, ठीक है। इन वैक्यूम जब ये छोटा होगा उसकी बात कर लिया था, छोटे वाले कंडीशन में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 r स्क्वायर मतलब 1 2, इसका मतलब ये कंडीशन आएगी छोटे वाले में, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ दोनों कौन नेगेटिव नेगेटिव है, तब वो पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव है बेटा, एक क्या है, नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब कि ये जो पहला वाला है इसको खींच रहा है अपनी तरफ, हाई वाला खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब 1 वाला 2 वाला 1 को खींच रहा है और 1 वाला 2 को खींच रहा है, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब जब यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिए ये हो गया, तो F12 पे F12 ही डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि 1 वाला 2 को ही खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन नहीं था, 2 वाला 1 पे लगा रहा था, देखो 2 वाला 1 पे लगा रहा था, ये डायरेक्शन है, बात समझे कि नहीं समझे, तो 1 वाला किस पे लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, ये डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे जिधर फोर्स उधर डायरेक्शन दिखाएगी फोर्स की, जिस साइड फोर्स उसी साइड क्या रहेगी फोर्स की डायरेक्शन, इसका मतलब उसी साइड जब फोर्स की डायरेक्शन होगी तो यहाँ 1 2 तो यहाँ 1 2, यहाँ 2 1 तो यहाँ 2 1, जब कंपेयर करेंगे दोनों का तो यह F12 हो जाएगा नेगेटिव ऑफ F21, इसका मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ का फॉलो करता है, कूलम्ब का जो लॉ होता है, इन कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है साहब, इसको खूब अच्छे से देख लीजिए, ऐसे पेपर में कर दो बेटा 4 4 लगा के आ जाओगे, एग्जामिनर जो होंगे वो भी चौंक जाएंगे यार, कितना गजब का पढ़ के आए हो, ठीक है ना, इस जरूर बात को ध्यान देना। चलिए आगे देखा जाए। इस प्रकार आपको करना रहेगा। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होती है, आपको पता है, कोई इसमें बात तो है नहीं, पता है, ठीक है। 1 कूलम्ब क्या कहलाता है, 1 कूलम्ब की डेफिनेशन देख लीजिएगा, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एट रेस्ट इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर स्टेशनरी और चार्ज रिपेल इट एंड इट रिपेल्ड बाय द विथ अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। ये 1 ऑफ चार्ज की जो है डिस्टेंस है। आगे चला जाए बेटा, EMU और ESU, ठीक है, ये यूनिट होती है चार्ज की, ये यूनिट होती है, एक को कहते हैं स्टेट कूलम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब बोलते हैं, तो 1 AB कूलम्ब इक्वल 10 कूलम्ब होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए थोड़ा सा चर्चा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में पूछी जाने वाली टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक सब एक ही नाम है, कहीं भी दे देगा सब सारे नाम, और जहां दिया है बेटा सब एक ही नाम समझ लीजिए। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम और फ्री स्पेस को ही हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब आप ये भी कह सकते हैं FV बाई FM, FV मतलब वैक्यूम का फोर्स, FM मतलब किसी मीडियम का फोर्स भी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। डिवाइड करिएगा, मीडियम का फोर्स और वैक्यूम का फोर्स डिवाइड करिएगा, सारा वो चीज मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। जीवन में कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा हासिल करना है कि लोग देखे तो कहे यार बंदे में दम थी, बंदे में दम थी। ये जानकारी आप जरूर लीजिए कि भाई कुछ ऐसा करना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मतलब अगर चार्ज को कंटिन्यूअस क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, चार्ज को कंटिन्यूअस क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन हमारे फिजिक्स में 12th में 3 प्रकार से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है बेटा, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं सुन लीजिएगा। पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एरियल और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब किसी लाइन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, एरिया मतलब किसी एरिया में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। और फिर कहता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब किसी वॉल्यूम में लेंथ, ब्रीथ और हाइट में, देखिए पहले या तो लेंथ में करेंगे तो लीनियर, लेंथ ब्रीथ में करेंगे तो एरियल, और लेंथ ब्रीथ हाइट में करेंगे तो वॉल्यूम। तीन प्रकार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो वही कहता है एनी चार्ज विच कवर ए स्पेस विथ डायमेंशंस विच लेस देन डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज इज सेट टू from a continuous charge distribution, it is useful to consider the density of charge distribution as we do for density of solid, liquid, gas, ठीक है। पहला कौन है मैंने बताया था, लाइन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब इसको किस पे कर दिया जाए, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन, कहां पे, किसी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और ओवर एज ऑफ क्यूबाइड etc, then the distribution is called linear charge distribution, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, लाइन का यू लाइन होती है, ऐसे ही आप करेंगे कर्व है तो लाइन में कर्व भी लीनियर लाइन होगी, कर्व वाली लाइन, चार्ज को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना चार्ज बैठा सकते हो इस लाइन पे, कितना चार्ज बैठा सकते हो वो आपको लैम्डा बताएगा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या फार्मूला होता है सर, क्यू बाई एल, पर यूनिट लेंथ में आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, 1000 किया कि करोड़ किया कि अरब किया कि 2 अरब किया, पर यूनिट चार्ज में कितना, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो शायद कौन बताएगा, लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो किसका लेखा जोखा रख के बैठा है कि आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, किसमें, पर यूनिट में, वो उसका लेखा जोखा लेके बैठा है, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चले हम ध्यान दें, तो ये क्या है भैया, क्यू बाई एल। पूरे की बात करने लगे, अगर छोटे सी की बात करेगा सर, छोटे की बात करेगा तो लैम्डा इक्वल डी क्यू बाई डी है। क्यों डी क्यू, डी क्यू मतलब छोटी सी क्वांटिटी, छोटा चार्ज और छोटी लेंथ, ठीक है। और एल बाई क्यू बाई एल मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो लैम्डा बताएगा। तो लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल और डी क्यू बाई डी है। एल इक्वल होल इंटीग्रेशन क्यू इक्वल होल डी पूरे लाइन में लैम्डा इनटू डी एल। आंसर, पूरे चार्ज हम पता लगा लेंगे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये चीज हो जाएगी आपके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। चलिए अब दूसरी बात अगर मैं करूं, क्या होती है दूसरी बात, चले ना, हाँ सर चलिए देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम एरिया कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एरिया, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सरफेस में चार्ज को जैसे डिस्ट्रीब्यूट, देखिए इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया इट एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस का मतलब हुआ भैया किसी सरफेस पे मैं चार्ज को क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसी सरफेस पे मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो कौन बताएगा, सिग्मा बताएगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो कौन बताएगा, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा को भैया कहते हैं, जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को क्या बोल देंगे, सरफेस। कौन लेखा जोखा लेके बैठा है, सिग्मा। किसका लेखा जोखा लेके बैठा है भैया, कि सरफेस में आप कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो सिग्मा बताएगा साहब। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि भाई छोटे से एरिया लेनी होगी तो छोटे में आपका डी क्यू बाई डी हो जाएगा, डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, छोटी सी एरिया। कहता है होल अगर मुझे पता करना हो तो होल के लिए क्यू इक्वल ए, तो ए हो जाएगा सिग्मा डी और इनटू हो जाएगा क्या नाम इसका होता है, डी हो जाएगा, सिग्मा इनटू डी या डीएस भी कह सकते हैं भाई, यहाँ डीएस है, यस है, यस से मत घबराइएगा, एस मतलब सरफेस, ए मतलब ही एरिया सरफेस की बात होती है। तो वॉल्यूम वाले में भी ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम वाले से ये है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वॉल्यूम वाले में तो पूरा कितना इसका लेखा जोखा कौन लेके बैठेगा भैया, रो। कौन बैठेगा, रो। व्हाट इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें। कहे नहीं जा रहे भैया? अच्छा खत्म होगा का? ओहो, दूसरे टॉपिक पे आ गए साहब। सेकंड बात को स्टार्ट किया जाए। सेकंड, तब तो नहीं आगे बढ़ रहा। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो हम चले समय को बिना व्यतीत किए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, पहला क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम कितना अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब बहुत बड़ी जगह, फील्ड मतलब बहुत बड़ी जगह। किसके लिए? इलेक्ट्रिक के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ, सुन लीजिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज विदिन which other charged particle experience electrostatic force। ठीक है, एक ऐसा स्पेस जहां पे बहुत से चार्ज, अब उस स्पेस के अंदर मैं एक चार्ज और लेकर गया या 10 चार्ज या 20 चार्ज, तुरंत उस पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा, चाहे रिपल्सन का चाहे अट्रैक्शन का। तो मतलब एक्सपीरियंस करेगा किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा वो फील्ड जहां पे चार्ज अलग से ले जाने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्सपीरियंस करे, तब वो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकली देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए इट इज लिमिटेड टू सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, फिर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें बहुत से चार्ज है, प्लस 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 माइनस जो भी हो, अलग से मैं एक चार्ज लाया जिसका नाम था प्लस क्यू नॉट। ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है, एकदम चुहिया भर का होता है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। इसकी कोई फील्ड नहीं होती है, ये दूसरे के घर में बैठने की आदत हो गई है इसकी। तो जब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो इसको फोर्स एक एग्जर्ट होता है, या तो उसको कोई भगा रहा है या तो उसको कोई खींच रहा है। तो ये कहता है E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल क्या बोला जाता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। इसी को हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आप देखिए इसका वेक्टर फॉर्म होता है E इक्वल वेक्टर एफ अपॉन क्यू। ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? वेक्टर। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज की बात करें, द टेस्ट चार्ज, आइए थोड़ा इसकी चर्चा भी कर लें। द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी, ठीक है, when vastly small because it present should not alter the configuration of the charge and thus the electric field which is intended to be measured। देखिए ये उसकी बात हो गई। ठीक है, आगे चले, आगे चर्चा करें। देखिएगा नोट में सिंस क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव हमेशा, ठीक है, एक तो छोटा है तभी पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी भैया। नेगेटिव मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम, और पॉजिटिव मतलब थोड़ी सी कैपेसिटी। एक तो छोटी चीज है वो भी हम नेगेटिव ले तो गलत हो जाएगा ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है, दिखाई दे रहा है एकदम, कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे बढ़े। ठीक है, electrostatic force on a negatively charged particle will be opposite to the electric direction of electric field. Electric field is a vector quantity whose magnitude and direction are unequally determined at every point in the field. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम्ब होती है बेटा। एकदम पढ़ लीजिए, रट लीजिए, साहब बहुत आगे जाएंगे इसी को पढ़ के, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आइए देखा जाए, मान लीजिए चार्ज पॉइंट चार्ज आपका है, ये प्लस क्यू है, ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। इसकी फील्ड बाहर, प्लस क्यू चार्ज की फील्ड सीधा किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव क्या होती है? रेडियली इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ। ये कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है साहब, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है,
ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड बाहर है, यहाँ प्लस क्यू नॉट, ये फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगा इस फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई और चार्ज आता है फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या कर रहा है एक्सपीरियंस, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? F इक्वल कितना हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इक्वल हमारा कितना हो गया 1/4 Q1 Q0। E इक्वल क्या फार्मूला होता है F/Q0। व्हाट इज F बेटा, F इक्वल कितना है 1/4 Q0 बाई R स्क्वायर अपान यहाँ Q0 है, Q0 से Q0 बेटा कैंसिल, तो ये चीजें आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट अ पॉइंट चार्ज, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको हम बोलेंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें 1/4 Q बाई R स्क्वायर R कैप, इसका वेक्टर देखा जाएगा तो, क्योंकि हमने एक डायरेक्शन दी है इसको, तो E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ग्राफ देख लीजिएगा साहब, ये इसका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े, बहुत टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा रिवीजन सेशन है, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये चीजें हमको पढ़ने के, देखिए ये फार्मूला अगर पढ़ना हो पढ़ लीजिए, लेकिन हमारे बोर्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज है, सुपरपोजिशन वाला देखिए, सुपरपोजिशन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है बहुत से चार्ज है, बहुत से चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज सभी चार्जों पे फोर्स लगा रहा है, या तो सभी चार्ज एक पे मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, उनका जो वेक्टर सम होगा, सभी का जो वेक्टर सम होगा उस एक वाले के वेक्टर सम के इक्वल होगा। एक चार्ज या तो सभी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, या सभी चार्ज एक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन चार्जों का जो वेक्टर सम होगा एक वाले के वेक्टर के इक्वल होगा। एक जो चार्ज होगा मतलब Q1 चार्ज बेटा कितना Q1 सब पे फोर्स लगा रहा है यार, Q1 पे सब लोग फोर्स लगा रहे हैं, सब ये फोर्स की बात है, पूरे फोर्स की बात है। इनका देखिए अकेले का वेक्टर फोर्स का वेक्टर सभी के फोर्स के वेक्टर के सम के इक्वल है। बताइए कैसी बात है, कितना गजब की बात है कि नहीं है, बोलिए अच्छा है कि नहीं, एकदम अच्छा है सर। एक चार्ज या तो हजारों के ऊपर लगा रहा है या हजारों एक के ऊपर लगा रहा है, लेकिन वेक्टर सम जो होगा साहब सबका एक वाले के मतलब क्या होगा, साला सब पे भारी पड़ जा रहा है, सब पे भारी पड़ जा रहा है कि नहीं है। देखिए एक अकेले ही या तो एक कहूं सब पे फोर्स लगाए या तो सब लोग उस पे फोर्स लगाए, लेकिन वेक्टर सम जो निकलेगा यही होता है। मतलब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज is the vector sum of electrostatic force due to these other charge as if they are distinct indivisibly। मतलब अलग अलग इनका अलग अलग सम इनके क्या होगा इक्वल, यही होता है सुपरपोजिशन होता है। क्या होता है सुपर पोजिशन होता है बेटा, ठीक है। आगे चल नोट, the interaction must be on the charge which is to be studied due to other charge, the charge on which the influence due to other charge is to be founded is assumed to be floating charge and other are reasonably fixed. For that is first charge is repel away Q2 and Q4 attraction and Q3 सबको Q5 सबको कर रहा है, तो ये सब चार्ज हो गए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, सही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, वर्चुअल लाइन नहीं होती है सर, इमेजिनरी लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, किसको शो करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग व्हिच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज्ड टू मूव टू डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन, ठीक है। फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं है बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की चर्चा करेंगे साहब, तो आगे देखा जाए खूब अच्छे से ध्यान दिया जाए।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की फील्ड किधर होगी बेटा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे आप, रेडियली क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ फील्ड वेक्टर, द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टर्म ऑफ फील्ड लाइन, इसी वे ऑफ ड्राइंग इट, ठीक है बेटा। तो याद रखिए पॉजिटिव की रेडियली किधर होगी, आउटवर्ड, नेगेटिव की क्या होगी, रेडियली इनवर्ड फील्ड हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे आप, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा, खूब अच्छे से ध्यान दिया जाए, चलिए आगे ध्यान दिया जाए, ठीक है। चलिए देखा जाए, खूब अच्छे से शायद देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव बाहर की तरफ, फिर नेगेटिव अंदर की तरफ, मतलब पॉजिटिव से निकलेगी किधर जाएगी, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव बाहर, ये चीज है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज दैट रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स exert lateral side pressure of represent repulsion between two line charge होगा, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ध्यान, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, दोनों के बीच का गैप एकदम सेम होता है यूनिफॉर्म मतलब एकदम सीधे। प्रॉपर्टीज इसकी देख ले, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन होती है बेटा, इमेजिनरी लाइन। A unit positive charge placed in the electric field tends to follow a path along the field line if it is free to do so. The electric line of force emanate from a positive charge and terminate on a negative. मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से और खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव। The tangent to an electric field line at any point direction of electric field at that point. Two electric line of force can never cross each other. If they do, then at a point of intersection there will be two tangent. It means there are two value of the electric field at that point, which is not possible. मतलब it not possible, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, और वो क्योंकि उनके दो टेंजेंट होगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ा जाए, तो बड़े देख लीजिए इसको, खूब अच्छे से देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा आगे। आगे ये सब देखिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार देख लीजिए, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत, ठीक है। कहता है कि नॉर्मली मतलब जो द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस, पर यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करती हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग की बात करें, शेल्डिंग का मतलब वो जगह जहां पे पूरा घेरा हो, आप किसी गोले के अंदर बैठे, जैसे आप घर में बैठे रहते हो, जब आकाशीय बिजली चमकती है तो आपको बिजली नहीं मारती क्योंकि आप शील्ड हो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि चार्ज किसी शील्ड के अंदर नहीं होता है बल्कि उसके सरफेस पे होता है। जहाँ चार्ज नहीं होता है वहां पे फील्ड नहीं होती है, ठीक है ना। आइए दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए दो इक्वल है बेटा, Q और Q इक्वल है, अपोजिट एक माइनस एक क्या है प्लस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट टू अ स्मॉल डिस्टेंस, किसके, 2l, 2l डिस्टेंस पे क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इन चार्जों में से एक का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब P इक्वल टू QL, P इक्वल क्या होता है 2QL या 2QX, जो भी आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब छोटी सी डिस्टेंस जिसको कहते हैं 2l। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइपोल नोन एज डाइपोल फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर the strength of an electric dipole, P equal to QL. The magnitude of electric dipole moment is the product of magnitude of either charge and the distance between the two charge. The magnitude of electric dipole moment is the product of magnitude of either charge
मतलब इन दोनों में से किसी एक का और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं G। SI यूनिट होती है कूलम मीटर। क्या होती है? कूलम मीटर। नोट में कुछ बातें हैं। An ideal dipole is the dipole in which the charge become larger and the separation becomes smaller and smaller। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? देखा जाए, गला बड़ा तेज सुन जा रहा है, पता नहीं कौन से चल रहा है। उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। और दूसरा पर बेटा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है इक्वेटोरियल। तो मैं एक्सियल लाइन की बात करूंगा। एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या है? मान लीजिए मेरे पास चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? 2l। कितनी डिस्टेंस है? 2l। इसके बिटवीन से x डिस्टेंस पे, हाँ याद रखिए एक्सियल क्या होता है? एक्सियल मतलब मान लीजिए डायपोल, डायपोल के डायरेक्शन में या डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पूछा जा रहा है वो एक्सियल कहलाता है, चाहे इधर पूछा जाए चाहे इधर पूछा। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान दीजिए। डिस्टेंस आपका 2l। O से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है बेटा? P। एक पॉइंट क्या है? P। इस P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता देना। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड साहब किधर होती है? बाहर। देख लो बाहर, EB बाहर। इसकी फील्ड किधर होती है साहब? अंदर। क्योंकि अंदर होती है तो मतलब दोनों की फील्ड देखा जाए EP इक्वल P पॉइंट का फील्ड कितना? EB माइनस E है। EP इक्वल क्या हो जाएगा? EB माइनस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। ये हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर कहेगा तो वेक्टर लगा दीजिए। EA एंड EB आर कोलिनियर एंड अपोजिट। EA और EB, EA और AB कोलिनियर है और है क्या बेटा? अपोजिट है। फिर से एक बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, आइए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये डायपोल है। डायपोल की डिस्टेंस कितनी है? 2l। ठीक है, और ये l है, ये कितना है? l मिड पॉइंट से, मिड पर x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक डायरेक्ट। देखिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बाहर, नेगेटिव की अंदर। तो EP इक्वल EB माइनस क्या हो जाएगी? लेंथ l, लेंथ l यहाँ कितना? x। ये कितना हो गया भैया? कितना? अगर एक बात कहूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आप कहेंगे सर x माइनस l। पूछूंगा इस माइनस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है x प्लस l। क्यों? क्योंकि x इतना है, x में से l निकालोगे तो ये डिस्टेंस बनेगी, इधर आपकी प्लस बनेगी। ठीक है। ये एंड EB आर कोलिनियर एंड अपोजिट। EP इक्वल EB माइनस क्या होगा? EA। EA इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर। EB इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर। EP इक्वल, जब हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे EP इक्वल 1/4 पाई, दोनों में क्या मिल जाएगा कॉमन? Q अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर। तो जब इनमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x प्लस l का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा और बीच में माइनस x माइनस l का होल स्क्वायर इधर। तो जब ब्रेक करोगे x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2xl, माइनस यहाँ जब ब्रेक करोगे x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2xl। ये माइनस को जब आप ओपन करोगे तो ये माइनस, यो माइनस है बेटा प्लस, तो माइनस माइनस कैंसिल। देखो आई देखो, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा साहब, गलत हो गया था। तो प्लस प्लस कितना? 2xl, 2xl मतलब 4xl। जब 4xl को आप अलग अलग करोगे तो यहाँ बचेगा 4xl इंटू क्यू। जब अलग अलग, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, अलग अलग करोगे 2 इंटू 2ql इंटू x। ठीक है ना, और इंटू क्यू लगा है ना, क्यू तो लग गया है। अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? p हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? p। इसका मतलब क्या हो गया? 2px हो गया, 2px हो गया। x इज मच 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 ग्रेटर देन किसके? x इज मच मच ग्रेटर देन किसके? l। x l से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? l बहुत छोटा हो जाएगा। l छोटा हो जाएगा तो बेटा क्या? l छोटा हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो x की पावर 4, 4 में से एक x कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा। इसी को कहते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, चलिए आगे इक्वेटोरियल लाइन की चर्चा करें। आइए
इक्वेटोरियल लाइन में ये होगा, जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, डाइपोल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, डाइपोल के पर कभी कभी माइक हमारा जो है बंद हो जाता है, सही है, चल रहा है, चलिए 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ एंगल कितना है थीटा, यहाँ एंगल कितना है थीटा, ये कितना है वाई। आइए हम बात करें, ये डाइपोल है, डाइपोल के परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ से पॉइंट ओ से वाई डिस्टेंस पे, पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू है, जहां पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिएगा इस डाइपोल को जब हम ब्रेक करेंगे अर्थात कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये एंगल देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी एंगल आपका थीटा होगा। ब्रेक करेंगे तो बेटा देखिए, दिस इज अ cos थीटा, दिस इज अ sin थीटा, इसको ब्रेक करेंगे cos थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो sin थीटा। sin थीटा, sin थीटा ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट मैग्नीट्यूड में ये कैसे है, सेम है, डायरेक्शन की अपोजिट है, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं, ऐसा है एक ही तरफ है, इसका मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, मतलब EQ इक्वल हो जाएगा EA प्लस EB, तो EA मतलब ये हो जाएगा, EA क्यों ये हो जाएगा, EA मतलब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q मतलब 4, x देखिए स्क्वायर बनता है तो ये वाला स्क्वायर दिया जाएगा, ये लाइन, ये लेंथ आपकी L, ये लेंथ आपकी क्या Y, Y का x कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम x कह ले रहे हैं, चलिए ये लेंथ बेटा कितनी है, x है, तो है कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, यो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए साहब, पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी इक्वल भी उतना हो जाएगा भैया, क्योंकि वही डिस्टेंस है, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ये ऐड हो जाएंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा दोनों को करेंगे तो EA और EB मैग्नीट्यूड में सेम है, तो जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप सोचोगे सर ये कहां से आया है, ये cos थीटा की वैल्यू आई है, जब दोनों को जोड़ेंगे EQ इक्वल तो हो जाएगा कितना, E नेट, E मतलब E आ जाएगा, E इक्वल cos थीटा, तो E की वैल्यू ये है सर, पूरी यहां से यहां तक E की वैल्यू है, और cos थीटा मतलब इतना, cos थीटा क्यों इतना है बताइए आपको, थीटा cos मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, बेस आपका L है, हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में होगा साहब, लेकिन रूट मतलब अंडर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, क्योंकि बेस आपके क्या है इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, जब 3/2 हो जाएगा सर, तो इसको अगर हम देखेंगे 3/2 होने के बाद, तो आप देखिएगा ध्यान से 3/2 होने के बाद, तो मैं कहूंगा x इज बहुत, x इज ग्रेटर इससे L से, तो इसका मतलब L खत्म करिए, तो x स्क्वायर के बाद 3/2, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की पावर 3 बचेगा सर, x की पावर 3 बचेगा, इसका मतलब 2QL किसके इक्वल, P के इक्वल है, तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या x क्यूब, x क्या हो जाएगा क्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए आगे ध्यान दीजिए, आई होप आप लोगों को इक्वेटोरियल लाइन समझ में आएगी, ये इक्वेटोरियल लाइन आती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, एक फोर्स मतलब एक्सर्ट करेगी, तो वो जो बेटा फोर्स एक्सर्ट करेगी पहले तो पॉजिटिव पे करेगी प्लस QE और नेगेटिव पे कितना करेगी -QE, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको घुमाने के एकदम पूरा कगार में भैया चलो उसको घुमाया जाए, मतलब पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है, और पेयर ऑफ फोर्स आपका बेटा टॉर्क होता है, जिसको हम टाउ कहते हैं, क्या बोलते हैं टाउ, टाउ थोड़ा बनाने में गलती, लेकिन टाउ ऐसे, ठीक है। पेयर ऑफ फोर्स क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। पेयर ऑफ फोर्स बेटा टॉर्क होता है, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero, so there is no translational motion of the couple, however the force act along different line of action and constitute a couple, hence the dipole will rotate and experience
एक्सपीरियंस टॉर्क, मतलब वो रोटेट करेगा और किसका एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क का। टॉर्क इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये कितनी होगी इसको जानकारी दे दिया जाए, ये होगी 2l sin थीटा। क्यों बेटा ये डिस्टेंस 2l sin थीटा होगी, इसका रीजन जानिए। ये एंगल थीटा, तो sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब 2l, तो परपेंडिकुलर पर 2l sin थीटा, ये डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी 2l sin थीटा हो जाएगी। तो ये फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QE एंड 2l sin थीटा। तो 2QL को हम क्या लिख सकते हैं P, P sin थीटा, तो sin थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो टाउ इक्वल P क्रॉस E, ये इसका कौन सा फॉर्म बेटा हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। थीटा 0 डिग्री देन टाउ 0, थीटा 90 डिग्री टाउ मैक्सिमम, थीटा 180 डिग्री तब भी टाउ 0, ठीक है। ये चीजें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए, सीबीएसई के लिए इस चैप्टर से ये जान लीजिए, इस चैप्टर से 90% चांस होता है बोर्ड में आने के लिए, इस चैप्टर से, इस बात को ध्यान दीजिएगा सीबीएसई के लिए। चलिए बेटा आगे बात करें, चर्चा नेक्स्ट की, ठीक है। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसे पूछ लेगा, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी दे देंगे, यहीं पे किसी वाले क्वेश्चन में कभी पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ देते हैं। सीबीएसई के लिए 95% आने का चांस, सीबीएसई बोर्ड के लिए 95% आने का चांस, सीबीएसई बोर्ड के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences torque and tends to line in such way that and stable equilibrium, ठीक है। मैंने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को, बात समझो, फील्ड ने उस पर क्या लगाया, घुमाने का प्रयास किया, लेकिन वर्क डन कब होगा, जैसे ये डाइपोल रखा गया, ठीक है, फील्ड के अंदर, फील्ड इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगी, लेकिन वर्क डन तब होगा जब मैं इसके अगेंस्ट कार्य करूंगा। तो ये फील्ड अगर ऐसे घुमा रही है तो मैं ऐसे इसको खींचूंगा, जब मैं बेटा ऐसे खींचूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक वर्क डन होगा साहब, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कारण क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वही वर्क डन होता है dW इक्वल टाउ डी थीटा। भाई देखिए कोई फील्ड है, ये फील्ड है, ऐसे मैंने पे रखना शुरू किया, ये इसको घुमाना चालू कर दे, लेकिन मैं घुमाना तो है नहीं, वर्क कराना है, तो मतलब अगर ये घुमा रही है नीचे तो मैं इसको खींचूं ऊपर, तो जब मैं खींचूंगा ऊपर इसका मतलब वर्क डन होना है, और जो वर्क डन हुआ है कितना, डी डाउ टाउ डी थीटा, ठीक है ना, टाउ की वैल्यू होती है P sin थीटा इंटू डी थीटा। देखो ये फिगर है बेटा, अब देखिए डी डाउ यहाँ पे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, मतलब इसकी देखो जब मैंने क्या किया था था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक खींची थी, थीटा 1 तक, फिर मैंने खींच के लेकर गया कहाँ तक, थीटा 2 तक। तो एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी थी, थीटा 1, फिर मैंने इसको खींच के ले गया, ये वाली पोजीशन कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक थीटा 2, यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बेटा, थीटा 2। तो बिचवा वाली थोड़ा सा जो हुआ वो डी थीटा हुआ, बिचवा वाला कितना हुआ, डी थीटा। तो यही कह रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2 P sin थीटा, तो P कहाँ चला जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन से, तो थीटा 1 से थीटा 2 बचा, तो sin थीटा इंटू डी थीटा। sin थीटा का क्या होता है बेटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो P माइनस कॉस थीटा, कहाँ से, थीटा 1 से लेके बेटा थीटा 2 तक, ठीक है साहब। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे तो बेटा थीटा 2 की जगह, थीटा की जगह थीटा 2 रखेंगे माइनस साइन, और माइनस लोअर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये रखेंगे, तो प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, तो W इक्वल P sin थीटा होगा। अब कहता है कि भैया एनर्जी यहीं पे दे दीजिए, वर्क डन तो हो गया ये, दिस इज अ वर्क डन, छोटा पार्ट है, एकदम डायरेक्ट करके पेपर में नंबर मिल जाएगा। हम तो थोड़ा बताएं इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन होने का मतलब P बाहर चला जाएगा और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, उसके बाद लिमिट को तोड़ दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि आर्बिट्री टेकन जीरो, जो आर्बिट्री पॉइंट है उसको मैंने क्या ले लिया जीरो, और व्हेन द डाइपोल इज 90 देन द P रोटेटिंग द डाइपोल एंड इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा। तो U इक्वल जानते हैं क्या होगा कि थीटा 2 को बच्चे से थीटा 2 थीटा है और cos थीटा 1
जीरो। तो cos थीटा वन क्या कर दीजिए, जीरो। जब cos थीटा वन जीरो हो जाएगा तो ये जीरो, यहाँ थीटा रखेंगे तो माइनस पी cos थीटा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाई चीजें देखिए, बड़ी गजब की चीजें है भैया, ध्यान दीजिएगा। केस वन, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री देन यू इक्वल माइनस पी, इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। केस सेकंड, थीटा इक्वल 90 तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, थीटा इक्वल 180, पी इक्वल प्लस पी होगा, मतलब मैक्स होगा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये अनस्टेबल पोजीशन। इसका मतलब जो बहुत मैक्सिमम पे होता है वो अनस्टेबल पोजीशन पे होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, उनको अगर कह दिया जाए मार्केट में घूमने के लिए बहुत डर है, कोनो ठा ठा करके चला जाए कि हम लोग गरीब जहाँ चाहे तहाँ घूमे, मतलब हम लोग स्टेबल पोजीशन में है और उस कोने में है अनस्टेबल पोजीशन। मतलब ये 0 डिग्री पे स्टेबल पे है और 180 पे क्या है, अनस्टेबल, और जो 90 होता है वहां पे तो जीरो मामला हो जाता है पूरा। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे आगे चर्चा करते हैं, तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। भाई हमारा तीसरा पार्ट क्या है, उस तीसरे पार्ट की चर्चा क्या है। चलिए थर्ड पार्ट अपना देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये है तीसरा पार्ट। चलिए इसकी चर्चा करें, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा तीसरे पार्ट के लिए। देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लाइन इंटीग्रल होगा। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, चले इसको थोड़ा बड़ा करें फुल स्क्रीन में। लाइन इंटीग्रल दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये तो ध्यान दीजिएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ electric field represent the work done by the electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field। तो WAB मतलब work done, WDW इक्वल E, देखिए DW इक्वल E डॉट DL, ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा, E डॉट DL। बात समझे। लेट Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, F इक्वल प्लस Q नॉट इनटू E हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्ट on the test charge due to the source charge plus Q, it is radially outward and tend to accelerate the test charge. To prove this acceleration equal to opposite minus Q has to apply on test charge total work done the electric field on the test charge moving from A to B, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को क्या कराया जाएगा, मूव कराया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फील्ड हो जाएगी WAB DW E into DL। तो आपको पता है E की वैल्यू होती है, क्या E की वैल्यू होती है आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, साहब ध्यान भी दीजिएगा, नहीं गड़बड़ा देंगे आप। कितना E बाहर, E आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब EDL हो जाएगा। तो Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो RB माइनस RA, A से लेके कहां तक था, B तक था। तो इस चीज को आपको क्या करना था, ध्यान देना था, ठीक है ना। ऐसा ना रहे कि मामला आपका बिगड़ जाए। वैसे पेपर बहुत ज्यादा नहीं, आगे हम चर्चा करेंगे, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रोल किसका है उसकी चर्चा किया, रोल जिनका है उनकी हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं यहाँ से ज्यादा रोल है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्या होता है बेटा, क्षमता। बात समझे कि नहीं समझे, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। तो मैं बात किसकी करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। It is physical quantity that determine the degree of electrification of the body। सही बात है, बताती है डिग्री। Electric potential at a point in the electric field, ठीक है, is defined as the work done in moving without any acceleration a unit positive charge from infinite to the point against the electrostatic force irrespective of the path followed। ठीक है, लाइन वाले भी करेंगे तो ये फार्मूला नहीं तो वहां जाने दीजिए, डायरेक्ट आप इस फार्मूला पे यूज करिएगा, ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करेगा। यहाँ पे भी चर्चा करेंगे उतना ही है। RA इनफाइनाइट है और RB R है, तो इसको इनफाइनाइट रखोगे तो आपका 0, RB R रखोगे तो फार्मूला Q अपन 4 पाई अपना आ जाएगा R। ठीक है, तो दिस इज क्या होता है, B होता है। लेकिन हमें इसको करना बस इतने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा क्वालिटी इसकी बड़ी उसको जानना पता नहीं जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि भैया इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है,
लेकिन यहाँ पे जो चीजें होती है यहाँ पे अलग होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में ले आने में जो फोर्स उसमें लगता है उसी को हम कहते हैं, मतलब VB माइनस BA इक्वल WAB अपन क्या होता है Q नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसको ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड देयर नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। तो नियर आइसोलेटेड सिस्टम कैसा, पॉजिटिव, एंड दैट नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। इस बात को ध्यान देना। सीधे यूनिट ऑफ इसके होते हैं वन स्टेट बोल्ट कह लीजिए, ठीक है। और सीधे मतलब हम कह रहे हैं अर्ग कह लीजिए, जूल की वो अर्ग होती है, वर्ग की अर्ग होगी, मतलब इनकी जब कह लेंगे तो अर्ग और अपान स्टेट कूलम, अर्ग अपान स्टेट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टेबल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है बेटा, हम उसकी चर्चा करेंगे। सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसे होता है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस देखिए यहाँ डिस्टेंस x, पॉइंट P पे कौन रखा है, प्लस क्यू। प्लस क्यू वाला इसको भैया क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या तो आप कह लीजिए F जो लग रहा है, F इक्वल क्यू नॉट इनटू, क्योंकि हमको पता है F इक्वल जो फोर्स होता है F, या E इक्वल जो होता है F अपान क्या होता है क्यू नॉट, F इक्वल हो जाएगा क्यू नॉट इनटू E, ठीक है ना। तो फोर्स लगा रहा है इधर जाने के लिए, तो मैं इनको उठा के लाया पहले किस पॉइंट पे Q, क्योंकि ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। Q पे जब यहाँ पे लाया, अब यहाँ पे जब इसको मैंने उठा कर लाया बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा जरा धीरे 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 यहाँ पे लाया मैंने R डिस्टेंस, कहाँ पे लाया R पे, R पे देखिए यही कह रहा है। तो जो फोर्स F, जो फोर्स F है उनकी बात होगी, उनकी चर्चा होगी, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चले देखिएगा ध्यान से, ठीक है। The force F equal plus Q naught into E is radially outward and tends to accelerate the test charge. test charge को बढ़ाएगा। To prevent this acceleration, equal and opposite force minus Q naught E has to be applied on the test charge. Work done to move plus Q naught from P to Q through dx against Q naught, मतलब उसको मूव करा के लाया इधर dx छोटा सा, ज्यादा नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है। dw इक्वल F इंटू dx इक्वल QE इंटू dx, ठीक है। dw इक्वल QE इंटू dx cos 180 डिग्री, cos कितना डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात थी, और माइनस क्यू नॉट E इक्वल क्या हो जाएगा ds, तो dw इक्वल माइनस क्यू अपान क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर, तो E इक्वल आपका हो जाएगा q अपान क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर हो जाएगा। टोटल वर्क डन मूव क्यू नॉट फ्रॉम A टू B, तो कहां से लेके कहां तक, इनफाइनाइट से लेके B तक आया है, तो माइनस या B पे को डिस्टेंस r है, तो इनफाइनाइट से r तक ये बाहर चले जाएंगे, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होता है, कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स होता है। याद रखना इनका इंटीग्रेशन कितना होता है, इनका इंटीग्रेशन दिखाएं आपको, इनका इंटीग्रेशन होगा इनफाइनाइट से r तक 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो माइनस 1 बाई एक्स इनफाइनाइट से r, अपर लिमिट इनटू लोअर लिमिट, इनका जीरो, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई r हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा बेटा 1 बाई r आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज नहीं रहेगा, ये चीज गलत है, ठीक है ना। 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो 1 बाई r हो जाएगा, तो इसका मतलब हम जान लें, समझ लें कि अब चीजें हमारी क्या बनी, आगे थोड़ा देखें इसको, तो बनेगी डब्ल्यू बी इक्वल देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई कितना हो गया बेटा r हो गया, बाई कितना हो गया r हो गया, ठीक है ना। तो जब ये r हो गया तो फार्मूला होता है b इक्वल अपान क्यू नॉट, जब यहाँ रखेंगे इस वैल्यू को, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो w इक्वल 1/4, b इक्वल
V इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये चीजें हमारी आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या आ जाएगा पॉइंट चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप पॉइंट चार्ज, ग्रुप पॉइंट चार्ज मतलब सब हो जाएंगे सिग्मा लग जाएंगे, इस सिग्मा की बात हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा इजी होता है, जिस तरह हम उसमें सीखे पहले चैप्टर में उसी तरह यहाँ होगा, क्योंकि आपको पता है V इक्वल फार्मूला क्या होता है बेटा, V इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई क्या हो जाता है R हो जाता है, V इक्वल एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर काम करना है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज और डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस तो ये पूरा 2l, यहाँ l यहाँ से x डिस्टेंस पे, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस l, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी माइनस x प्लस l। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है नहीं तो p होगा, पॉजिटिव का फील्ड तो है नहीं, फील्ड दिखानी है नहीं दिखानी, मैग्नीट्यूड है केवल उसके पास, तो इसकी बात करूं भैया प्लस के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक प्लस के कारण, तो प्लस के कारण ये माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, दोनों स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद लेकिन प्लस वाला प्लस में रखिए माइनस वाला माइनस में, कॉमन आपका ये मिल जाएगा, इन दोनों देखो ये कॉमन है, ये कॉमन हो गया तो बचा 1/x माइनस l माइनस 1/x प्लस l, जब आप रखोगे यहाँ ये इधर आएगा इधर, मतलब x प्लस l माइनस है तो माइनस x प्लस l, x क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 2l बचा, तो 2l इंटू Q 2QL हो गया, 2QL मतलब P तो हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो x इज मच मच l, तो l हटा देंगे तो बचेगा आपका Vp इक्वल कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x स्क्वायर, ठीक है बेटा। बड़ा आसान है, इसमें डायरेक्शन नहीं है तो बड़ा इजी है, डायरेक्शन होता तो थोड़ा लोचा बनता, लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं है। चलिए इसकी बात करिए, इक्वेटोरियल लाइन का जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन है नहीं, जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी, एक प्लस होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, देखिए हम बता रहे हैं इस पॉइंट वाले की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से इस पॉइंट की बात करें, ये नेगेटिव वाले का हो जाएगा माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई कितना, अगर ये l है ये हो जाए तो रूट में कितना हो जाएगा, रूट में अगर ये मान लीजिए l है ये y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q अपॉन रूट में क्या हो जाएगा y प्लस l स्क्वायर, हाई प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे, तो इक्वेटोरियल लाइन का बेटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक ही पॉइंट पे जहां पोटेंशियल सेम हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। जैसे देखिए अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन व्हिच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके हैं, ये आपके प्लेन है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कोई पूछता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक टीचर को पढ़ाने में कम से कम अगर वो रेगुलर पढ़ाए, कोचिंग या स्कूल जो भी रहे, उसको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं, 1.5 महीने तो लग ही जाते हैं, अब हमको 1.5 या 2 घंटे खत्म करने हैं तो थोड़ा हमारे पास जल्दबाजी रहेगी, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो बड़े अच्छे से इसको देख के रिकॉल कर लेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। ये प्लेन बना, ये कौन बना स्फेरिकल बना, ठीक है ना। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि भाई सरफेस कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पे समान हो हर एक पॉइंट में वही आपका कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन इन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सीबीएसई के लिए ये टॉपिक 98% आने की चांस है इस चैप्टर से। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चीज, ठीक है। सुन लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जीरो होता है, द वर्क डन ऑन द मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ई को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव होता है किसका, डिस्टेंस का, dv, E इक्वल dv होता है। dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/e, ठीक है बेटा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी वेयर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेरी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन होता है, वेक्टर क्वांटिटी। द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल और विच डिस्टेंस इज ऑलवेज अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ध्यान दीजिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो बेटा चलिए, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो आगे हम चलें, आगे बात करें, आगे चर्चा करें, ध्यान से देखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद हमारी टॉपिक आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। द वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज, बहुत छोटे में है, ध्यान दीजिएगा। द वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट to a point in the field against the electric field is called electrostatic potential energy, W equal QE। electrostatic potential energy of the two charge कितना, U equal 1/4 pi q q1 r2 minus r1। यहाँ देखिए ये r1 है, देखिए बेटा ये r1 है, ये कितना है, r2 है, तो ये हो जाएगा r2 minus r1 हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं r12 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, r12 कह सकते हैं। मतलब U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। हाँ याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है U, अगर पॉजिटिव प्लस Q के कारण है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होगा। अगर इसी में से एक प्लस है Q1 और ये माइनस Q2 है, तो हो जाएगा U इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इस बात को याद रखना, दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दो नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, लेकिन दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आपको दिखाएगा। इसमें ऐसा मत कहिए कि सर हमको थोड़ा भी दिक्कत हुई। 3 चार्ज सिस्टम, तीनों कैसे हैं भैया, पॉजिटिव चार्ज, तीनों पॉजिटिव चार्ज, तीनों ऐड होंगे। अगर उसी में एक नेगेटिव होता सर, तब क्या, एक नेगेटिव होता तो उसी में गड़बड़ा जाता। जैसे मान लीजिए माइनस Q3 नेगेटिव, Q3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आता है, ठीक है ना, इस ध्यान देना। चलिए सिस्टम और था। एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर की चर्चा करें, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो बनता है एरिया वेक्टर होता है, तो ds इक्वल ds n कैप सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द एनी सरफेस, और नॉर्मली आप जैसे भी कर दीजिए उसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 5 लाइन कर रही है तो 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुए, 10 है तो 10 हुए, ठीक है। ये एंगल थीटा होता है आपका जो है बना हुआ चला जाएगा। डिफाई इक्वल EDS, डिफाई इक्वल क्या बेटा हो जाएगा, EDS, डिफाई इक्वल क्या हो जाता है, EDS, वेक्टर क्रॉस होता है, तो डिफाई इक्वल क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा बनता है। डिफाई इक्वल क्या बनता है, EDS, इसको कहते हैं फाई इक्वल होल इंटीग्रेशन ऑफ, या होल ऐसे कर लीजिए, होल इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, लेकिन बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है और
खुद कैसी है, स्केलर है। इट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन में पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए ध्यान से, आगे ध्यान दिया जाए। स्पेशल केस, थीटा अगर बड़ा होगा 0 से छोटा होगा 90 से, तो फाई पॉजिटिव होगा। थीटा अगर बड़ा होगा 0 से छोटा होगा 90 से, फाई कैसा होगा, पॉजिटिव। और फाई थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो फाई क्या होगा, 0। थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो फाई क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, थीटा अगर होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर 90 थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, फाई नेगेटिव, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गॉसियन गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। मैं अपने एक वीडियो में गॉस थ्योरम के टॉपिक बहुत बेहतर बनाया हूं, आप लोगों में, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ी है, अभी न्यू स्टार्ट किया हूं। 10 मार्च से अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट आपके लिए हर बैच का लॉन्च करने वाला है, सब बैच लॉन्च होगी, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, ये चीज वहां से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, प्रूव करें। फाई इक्वल कितना, E इंटू डी एस 1 अपॉन साइलेंट नॉट इक्वल आई इक्वल 1 से लेके n तक क्यू आई हो जाएगा। यही फार्मूला है। क्यू आई मतलब क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर चार्ज है तब भी उसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज है, सबके लिए है। एक सिंगल चार्ज है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे इनकी चर्चा नहीं होगी। अगर सिंगल चार्ज है तो इनका कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा है तो सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो फाई इक्वल E डॉट डी एस इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर कैप डी एस इंटू एन कैप। ठीक है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर, ये दोनों 1 क्रॉस 1 cos 0 डिग्री इक्वल 1। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में दोनों होंगे तो ये 1 हो जाएंगे। तो फाई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर, फाई इक्वल डी फाई 1 अपॉन 4 पाई क्यू स्क्वायर डी, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है, स्फीयर है। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन। नहीं, क्यू तो रहेगा यहाँ, यहाँ क्यू रहेगा, ये मत समझना, हाई पूरा हट नहीं जाएगा, क्यू के बताएगा, एक चार्ज का रहेगा। तो ये आपका होता है गॉस थ्योरम होता है बेटा। ठीक, चले आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगली चर्चा। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस एनी से, किसी भी शेप का होगा तब आप कैसे प्रूफ करेंगे, इसको आगे देखा जाए। किसी भी शेप का होगा तो किसी भी शेप के लिए देखिए इतना हो गया, ये तो आप जानते कर रहे हैं, d5 1 अपॉन 4 पाई इतना, इन दोनों एक ही में है, तो भैया cos थीटा 1 into 1 cos थीटा हो जाएगा। d5 इक्वल q अपॉन 4 पाई d cos थीटा बाई r स्क्वायर, तो फाई 1 अपॉन 4 पाई d, वो d इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई कैंसिल, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। याद रखना, सॉलिड एंगल मतलब 4 पाई होता है, और सॉलिड एंगल 4 पाई होगा तो 4 पाई मतलब आपका 4 पाई कैंसिल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, किसी भी चीज से होगा तब कोई दिक्कत नहीं। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, कूलम्ब लॉ से गॉस थ्योरम का डिडक्शन शायद हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो देख लीजिएगा, जो भी हो, मैं इतना क्लियर नहीं है, अगर होगा तो देख लीजिएगा। ये डिडक्शन है उसका, बड़ा आसान है, E इंटू डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई बाहर इंटू डी एस क्यू नॉट, ई आपका हो जाएगा कितना, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, E इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मुझे पता है F इक्वल होता है E इंटू क्यू नॉट होता है, E इंटू क्यू नॉट, ये E हो जाएगा, ये क्यू नॉट हो जाएगा, यही कूलम्ब लॉ है। बात समझे कि नहीं समझे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ क्या होगी, गॉस थ्योरम। चले बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को देखा जाए, जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है उसको देखा जाए। चले, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, स्ट्रेट चार्ज वायर, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया। अब गॉस थ्योरम आपको पता है कि गॉस थ्योरम एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस होता है, शेप साइज की बात नहीं होती, लेकिन हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। तो एक वायर है, तो वायर को क्लोज करने के लिए सिलेंडर लगाया गया, ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, सिलेंडर कितने पार्ट, 3 पार्ट। इन तीनों पार्ट में देखिए, इन दोनों पार्ट में थीटा कितना डिग्री बटा जा रहा है, 90, इन पार्ट में थीटा कितना जा रहा है, 90, लेकिन इस पार्ट में थीटा कितना जा रहा है, 0। ठीक है, अगर मैं देखिए फार्मूला यही होता है हमारा फ्रॉम गॉस, गॉस वाला फार्मूला यही होता है, ई डी एस इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस,
बी पार्ट सी पार्ट, तीनों को ऐड कर दीजिए, फार्मूले तीनों को ऐड कर दीजिए, तोड़ेंगे ईडीएस कास 90, क्योंकि ए पार्ट का 90, ईडीएस कास 90, बी पार्ट का 90, सी का पार्ट का 0, जो कास 90 मतलब 0, कास 90 मतलब 0, ये दोनों बेटा क्या हो गए हमारे 0 हो गए, ये 0 हो गए तो ये केवल बचा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, कास 0 की वैल्यू 1, तो ई इंटू डीएस बचा। आप जब ई इंटू डीएस बचा तो ई बाहर हो गया इंटू डीएस, डीएस मतलब कैसा है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर की, तो कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर एल होती है, कितनी होती है बेटा 2 पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होती है, ठीक है ना। तब ऊपर जाएंगे तो आपको पता है, चलिए आइए देखिए, ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, तो क्यू अपान क्यू नॉट, क्यू इक्वल होता है लैम्डा एल, वही लैम्डा जिसकी मैं बात कर रहा था, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल, क्यू इक्वल लैम्डा इंटू एल, क्यू इक्वल क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो आगे हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, देखिएगा, तो e इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो e इक्वल 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, e इक्वल 1 अपॉन 2 लैम्डा बाई आर, यही हो जाएगा आपका भैया कौन सा, वो इनफाइनाइट वायर वाला, और इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म, उसका कौन सा फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के देख लीजिए, इनफाइनाइट क्या है, ये लॉन्ग शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट देखिएगा, आइए इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की चर्चा किया जाए तो बड़ा बेहतर चीज है, इस फिगर को आप ध्यान दीजिए, इस शीट में हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उस शीट के अंदर से एक सिलेंडर को पास कराया, चार्ज उसके अंदर सरफेस पे चार्ज आ गया, तो आपने देखा 3 पार्ट, ए पार्ट इधर का, एक बी पार्ट और एक पूरा आपका सी पार्ट हो गया, पता होना चाहिए। ये वाले देखिए यहाँ थीटा कितना डिग्री है बेटा, यहाँ थीटा 0 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री, यहाँ थीटा क्या है 0 डिग्री। जब तीनों पार्ट को देखिए, गॉस का थ्योरम का फार्मूला होता है, आपको तीनों को जब ऐड करेंगे, तीनों को, ए पार्ट वाले का बेटा क्या होता है 0 डिग्री, इस पार्ट का क्या होगा बेटा, बी पार्ट वाले का भी 0 डिग्री, इस सी वाले का क्या होगा 90 डिग्री, 90 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos 0 मतलब ये 1 1 हो जाएंगे, ईडीएस जुड़ जाएंगे, तो 2 ईडीएस होंगे, 2 ईडीएस, तो 2 ई बाहर जाएगा, डीएस इक्वल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर का काम कर रहा है, तो डीएस इक्वल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका। आगे अगर हम इसको चर्चा करें, आगे इसकी चर्चा करें तो देखिएगा, आगे देखिएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, हाँ देखिए मैंने कहा ना डीएस इक्वल कितना आ गया था, डीएस इक्वल पाई आर स्क्वायर, 2 ई पाई आर स्क्वायर, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा भैया, अगर देखा जाए ये चीजें क्यों ऐसे हो रही है, बात समझे, क्योंकि क्यू इक्वल हमारा देखिए सिग्मा इक्वल क्या फार्मूला होता है, सिग्मा इक्वल होता है सर क्यू बाई ए, इसकी एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर, इधर ले जाएंगे क्यू इक्वल सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म इसका दिया है। तो फार्मूला याद रखिएगा, प्लेन शीट वाला है, इसका फार्मूला है प्लेन शीट वाला, प्लेन शीट वाला फार्मूला, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ इनकी चर्चा थोड़ी कर लेंगे, अरे नीचो आओगे यार, अच्छा केस 1 है, केस 2, चलिए देखा बेटा इनकी चर्चा किया जाए खूब अच्छे से। चलिए बेटा इसकी चर्चा करते हैं, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सिग्मा 1 बड़ा होगा सिग्मा 2 से, तो इसका मतलब देखिए कहानी क्या होगी, सिग्मा 1 देखिए इस रीजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, रीजन फर्स्ट है, रीजन सेकेंड है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बेटा, बाहर की, ठीक है, खूब अच्छे से ध्यान देना है टॉपिक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल E1 प्लस E2, इक्वल कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 माइनस E2 सिग्मा 2, मतलब अगर मैं बात करूंगा, अगर चर्चा थोड़ी किया जाए इन पे, तो मैं अलग चर्चा करूँ, रीजन नंबर देखिए Q1 माइनस सिग्मा 2, एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, भाई नेगेटिव के अंदर होती है कि अंदर होती है, तो E1 माइनस E2,
इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे भैया आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ो, ये सिलेबस में है नहीं, शायद आगे क्या मतलब है इसका। चलिए आगे टोटल हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो कैपेसिटर वाला रहेगा, उस कैपेसिटर वालों को देख लिया जाएगा तो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी रहेगी इसकी रहेगी कैपेसिटर, फोर्थ टॉपिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रो, इसकी हम करते हैं बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका चौथा, कैपेसिटेंस एंड वन डे ग्राफ हमको पढ़ना नहीं, कैपेसिटेंस पढ़ना है। चलें बेटा स्टार्ट करें। हाँ सर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। सही है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो जीरो होती है क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये भी सही है, ये भी सही है। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एंगल अदर देन 90, then there will be a component E cos theta acting along the tangent at that point to the surface, which will tend to accelerate the charge on the surface leading to surface current, but there is no surface current in electrostatic, so theta equal cos theta। ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, electrical capacitance, the measure of the ability of conductor to store charge is known as capacitance or capacitor। मतलब Q is directly proportional to V और Q equals CV, C equal Q by V। C कभी Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। C अगर डिपेंड करता है तो मटेरियल पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, है ना, इन सब पे डिपेंड करता है। तो सिंबल होता है कैपेसिटर का, ये आपका कैपेसिटर का बेटा सिंबल होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज राइज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है, आगे ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, लेट अ चार्ज q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center potential at any point on the surface is V equal Q upon 4 pi epsilon naught into R, C equal Q into V, C equal 4 pi R। ये आइसोलेटेड वाला है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its radius of the above equation is 2 for conducting sphere hollow or solid। If the sphere is in the medium then C equal 4, relative permittivity है। कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज 711 माइक्रोफैरड, याद रखना 711 माइक्रोफैरड होता है अर्थ का। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे खूब अच्छे से। चलिए स्टेप फर्स्ट, प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज न्यूट्रल। दूसरा, व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर ए, चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन बी सच दैट द साइड नियर ए इज नेगेटिव एंड द अदर साइड इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ ए एंड बी in step first and second remain the same because the potential due to positive and negative charge on B cancel out। Step 3, when the further side of B is earth, the positive charge on B get neutralized and B is left only with negative charge। Now the net potential of system decrease due to the sum of positive potential on A and negative potential on B। To increase the potential to the same value as was in step 2 and additional amount of charge can be given the plate A, this means the capacity of strong charge on A increase, the system so far is called capacitor। इस बात को पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा इसके बीच में भैया भूल मिल जाएंगे, टाइम हो जाएगा। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट की बात करें, दो प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी डिस्टेंस डी है, बी इक्वल ईडी फार्मूला होता है क्योंकि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आपको पता होगा। B इक्वल ईडी, तो E इक्वल सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू B, दोनों के बीच का होगा E इक्वल सिग्मा D होगा।
तो V इक्वल Q इंटू डी बाई ए अपन एप्सिलॉन नॉट। V इक्वल कितना हो जाएगा, Q ये जो रखेंगे ना भैया Q अपन ए एप्सिलॉन, क्योंकि सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इक्वल हो जाएगा Q बाई ए का, ठीक है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लग जाएगा। तो C इक्वल Q अपन V, C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपन डी। The space between the plate is filled in the dielectric medium of relative conductivity is small r, तो C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बाई डी। ऐसे, या तो अगर हम कह दें कि भैया हमने उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट, क्या लगा दीजिएगा, क्या नाम होता है उसका, सिग्मा, C इक्वल A अपन एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो सीरीज में इन सबको मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, V1 V2 और V3 को ऐड कर दिया। चार्ज इन सेम इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर, V इक्वल V1 प्लस V2। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल कैसे होती है, डिफरेंस। ऐड कर दीजिए, तो V इक्वल Q बाई C, V1 इक्वल Q बाई C1, V2 इक्वल Q बाई C2, V3 इक्वल Q बाई C3। जोड़ दीजिए, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C, Q आपका बाहर चला गया, Q से Q कैंसिल, तो 1 बाई C इक्वल 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C2 1 बाई C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पैरेलल में आपके पोटेंशियल सेम होते हैं और चार्ज अलग अलग होते हैं, तो आपको पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 इक्वल क्या हो जाएगा C1V, Q2 इक्वल C2V, Q3 इक्वल C3V एंड Q इक्वल CV। तो CV, C1V, C2V, V कॉमन, V से V कैंसिल, ये आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं, चलिए एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब जब मैं मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, मैंने उसको चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, चार्ज। ये कैपेसिटर है, मैंने Q चार्ज दिया, Q चार्ज इसमें चला गया पॉजिटिव। जब मैं चार्ज देने जा रहा हूँ, चार्ज नहीं देगा, क्यों, कि जो Q पहले से यहाँ मौजूद है उस वाले को क्या करेगा, अपोज करेगा, उस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आऊंगा, तो पॉजिटिव लेके आऊंगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब समझ रहे हैं, रिपेल करने का मतलब अब वर्क डन करना पड़ेगा,